फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के एसएसटी की एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है। इसमें आपका हिस्ट्री का पहला अध्याय दे रखा है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है रशीदा, उसका जिक्र हुआ है। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। जो अखबार की मोटी मोटी हेडलाइंस होती है उस पर रशीदा की निगाह पड़ती है। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। यानी कि अगर आपको कल के बारे में जानना है कि कल क्या हुआ था, तो इसके लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, यानी जन संचार माध्यमों का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें पिछले साल के बारे में जानना है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है, बट 100 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं, यहीं पर आगे दे रखा है। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी इन पॉइंटों को सिर्फ सुनते चलिए। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। तुम आखेटों को, यानी कि जो शिकारी लोग होते थे, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। देखिए, सबका अपना एक पास्ट होता है, अपना एक अतीत होता है। जो उस समय के पशुपालक, कृषक थे, व्यापारी थे, उनका अतीत क्या था। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कौन होते हैं, जो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आरंभिक लोग कहाँ पर रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। क्योंकि वो रह रहे हैं जंगल में, तो जंगल की ही चीज़ें खाएंगे। तो जो पौधों की जड़ें होती थी उनको भी हम लोग खाते हैं। ठीक है, उनमें भी कुछ खाने के चीज़ें होती है, इसके अलावा फल। ठीक है, और जानवरों का वो आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर देखा, एक मानचित्र का जिक्र हुआ है, जिसको कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये है आपका पूरा मानचित्र। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नर्मदा नदी का जिक्र हुआ था, जहाँ पर आरंभिक लोग जो है रहा करते थे। इसके बाद जो है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जिक्र हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्त्री पुरुषों ने जो है सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना कहाँ पर आरंभ किया, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य में जो है विंध्य पहाड़ियों की बात हुई है। तो देखिए, उत्तर पूर्व में आपको यहाँ पर गारो पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी और मध्य में जो है आपको यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो कहां पर सबसे पहले चावल उपजाया गया, विंध्य के उत्तर में। तो ये भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि विंध्य के उत्तर में जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है,
आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे दे रखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंधु नदी की बात हुई है और जो इसकी सहायक नदियाँ, ये आपकी रही सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी आपकी हो जाएगी सतलुज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। ठीक है, आगे क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जाना जाता था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे कि ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्रकृति आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। ठीक है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीपों की प्रकृति सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बहुत पहले जो है पत्थर पे चीज़ें लिखी जाती थी। उसके बाद में जो है धीरे धीरे चीज़ें विकसित हुई। ठीक है, बहुत पहले जो है जो भोजन था वो अलग तरीके से जो है बनाया जाता था, अब जो है अलग तरीके से बनाया जाता, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें विकसित होती गई। ठीक है, इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि साइड में दे रखा है आपके एनसीईआरटी के बुक में, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। मानचित्र 1 दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशियाओं में समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये भी जो है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो शब्द है ये कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु भी कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी आए उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से पुकारा। ठीक है, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, भारत
नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। उस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो ये पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है, जिसका कि आपका फर्स्ट पेज पे ही जिक्र हुआ था। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, जो पुस्तक हाथ से लिखी गई हो उन पुस्तकों को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। चूँकि ये लिपियाँ जो है हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि और इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, ठीक है। और जो मेन्यू शब्द था इसका अर्थ क्या था, हाथ से, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो पांडुलिपियाँ होती थी किस पर लिखी जाती थी, ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको पांडुलिपियाँ दे रखी हैं जिसको कि हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अतीत की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस टाइम के लोग ही इसको पढ़ सकते हैं, हम लोग की तो अभी जो भाषा है वो अलग है, ठीक है। तो ये आपकी जो है पांडुलिपियाँ हैं जो कि हाथ से लिखी गई थी। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में इमेज दे रखी है। इसके अलावा आगे क्या दे रखा है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। चूँकि ये जो है आपकी जो पांडुलिपियाँ थी हाथ से लिखी हुई थी और जो है ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। तो आप सभी को पता है कि जो लकड़ी होती है अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो उसको कुछ टाइम के बाद दीमक खा जाते हैं। तो वो तो खैर पत्ते ही थे, ठीक है। तो उनको भी कीड़ों ने क्या किया, खा गए तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। फिर भी जो है आज के ज़माने में भी आपको कुछ पांडुलिपियाँ देखने को मिल जाएंगी और ये पांडुलिपियाँ जो है मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है जो महाकाव्य थे, जो कविताएं थी, जो नाटक थे, ये किस में लिखे गए थे, संस्कृत में। और जबकि जो अन्य थे वो प्राकृतिक और तमिल में थे क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए अभिलेख किसे कहते हैं, जो पत्थरों पर लिखे गए हैं, ठीक है। और पांडुलिपियाँ जो कि ताड़ पत्रों पर हाथों द्वारा लिखी गई थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले। कभी कभी शासकों अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब देखिए जो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी उनको तो कीड़े खा जाते थे, तो इसलिए वो लंबे समय तक जो पांडुलिपियाँ थी वो नहीं रह पाएँ, ठीक है। तो इस तरह जो पत्थरों पर लिखी चीज़ें थी अब इनको तो कीड़े नहीं खा पाएंगे, तो ये क्या होती थी, लंबे समय तक आपकी जो है रहती थी, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो इस तरीके से जो है पत्थरों पर लेख होते थे वो लिखे जाते थे। अब आगे क्या दे रखा है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि जो पांडुलिपियाँ होती थी वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, इसलिए उसको कीड़े खा जाते थे और वो लंबे समय तक नहीं रह पाती थी, ठीक है। बट जो ये अभिलेख थे चूँकि ये पत्थरों पर लिखे गए हैं तो इनको कीड़े नहीं खा पाएंगे, ठीक है। और ये लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहते थे। ऐसा करवाने की में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों
तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। तो यहाँ पर एक जो है पात्र दे रखा है उस समय का, और ये जो है आपका एक चांदी का सिक्का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। आप सभी को पता है कि अब जो है ऐसे सिक्के नहीं आते, ये बहुत ही मतलब 2500 वर्ष पुराने सिक्के। अब तो सिक्कों में बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक साइड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आप अब जो यहाँ पर अभिलेख देख रहे हैं, ये लगभग जो है आपका 2250 वर्ष पुराना है, जो कि अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। तो जब हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो उस टाइम हम किसका प्रयोग करते हैं, लिपि का, और जब हम कुछ बोलते हैं तो उस समय हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ये अभिलेख था आपका, जो कि अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था, इसमें जो है यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। तो ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है, सभी को पता है कि जो वनस्पतियाँ होती थी वो सड़ गल जाती थी। ठीक है, यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूपों में बचे रहते हैं। कुछ पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इतिहासकार। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, अतीत एक या अनेक। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि हर सभी का जो है अपना एक अतीत होता है, सबका अपना एक पास्ट होता है। ठीक है, क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, क्योंकि सबका अतीत जो है अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति का जो अतीत है दूसरे व्यक्ति का भी वैसा ही होगा, नहीं, हर व्यक्ति का जो अतीत है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अतीत शब्द है इसका प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। क्योंकि राजा रानी है, ठीक है, तो वो जो है महलों में रहते होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते होंगे, तो उनका जो अतीत था वो पशुपालकों जो कृषक थे उनसे अलग हुआ करता था। ठीक है, जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है
उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो राजा महाराजा थे, शासक थे, तो उनके पास साधन भी उपलब्ध हुआ करते थे। वो लोग क्या करते थे, जो भी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, ठीक है, जो भी घटनाएं हुई, वो लोग अभिलेखों पर लिखवा दिया करते थे। ठीक है, बट जो शिकारी थे, मछुआरे थे, संग्राहक थे, उनके पास इतने साधन नहीं उपलब्ध होते थे कि वो अपने कार्यों का लेखा जोखा रख पाएँ। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, तो इसके बारे में आप जो है जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेजी में BC और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखी पाती हो। यह एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, तो एनो डामिनी का अर्थ क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाती कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो इस कहानी के बारे में जरा हम यहाँ पर देखते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है चित्र में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L अक्षर के लिए जो है शेर का चित्र बना है और A अक्षर के लिए जो है चिड़िया का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तब वे आसानी से अन्य अभिलेखों को
पढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अक्षरों का पता लगाया गया कि कौन सा अक्षर जो है किसके लिए यूज किया गया है। उसके बाद में जो विद्वान थे उन्होंने अभिलेखों को पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड दे रखे हैं। यात्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा पांडुलिपियाँ क्या होती थी, जो कि ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, हाथ से लिखी हुई लिपियाँ होती थी। इसके अलावा अभिलेख क्या होते थे, जो कि पत्रों पर लिखे जाते थे। पुरातत्व, जो कि उस समय की जो चीज़ें थी, जो उस समय के जो चित्र हुआ करते थे, जो इमारतें थी, जो उनका अध्ययन करते थे, उसे क्या कहते थे, पुरातत्व। और इतिहास में होने वाली घटनाओं के बारे में जो बताते थे, जो कि इतिहासकार होते थे। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो है इंपॉर्टेंट वर्ड थे, इनको आप लोग को देख लेना है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका आज ये पहला अध्याय ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा अध्याय शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, आरंभिक मानों की खोज। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।